नमस्कार सभी को। टॉपर्स क्लासेस जयपुर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारा विज्ञान विषय के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो श्वसन टॉपिक हमारा कंटिन्यू कर रहे थे। हम पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था श्वसन के बारे में कि श्वसन उसका सामान्य परिचय, श्वसन होता क्या है, इसका शरीर में क्या महत्व होता है और इसके अंगों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग जो हमारा नाक है उसकी संरचना के बारे में भी हमने कल देख लिया था। कल अच्छे से वो हमने आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। तो वहीं से हम आज स्टार्ट करते हैं श्वसन में आगे। देखिए, नाक की संरचना पढ़ने के बाद हम चलते हैं हमारे श्वास नली की तरफ। श्वास नली जो होती है वो मुख गुहा में ग्लोटिस के रूप में आकर खुलती है। हमारे मुख गुहा में श्वास नली और मुख गुहा का जो छिद्र है वो एक जगह दोनों खुलते हैं। इसके बाद श्वसन नली के ऊपर एपिग्लोटिस पाया जाता है जो श्वसन नली में भोजन को जाने से रोकता है। एक ढक्कन नुमा संरचना होती है हमारे गले में जो श्वास नली को, जब हम मुख गुहा के माध्यम से भोजन करते हैं तो भोजन श्वसन नली में वापस न जाए, उसको रोकने के लिए श्वसन नली के मुख पर, उसके द्वार पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। उसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम कुछ निगलते हैं तो उस समय ये श्वास नली को ढक लेता है, जिससे कोई भी भोज्य पदार्थ जो है श्वसन नली में नहीं जाए। मानव में जो श्वसन नली है इसमें सी आकार के वलय पाए जाते हैं जो श्वसन नली को सिकुड़ने से रोकता है। सी वलय की संख्या 16 से 20 होती है। अब श्वसन नली, ये श्वसन नली होती है, आगे जाकर ये दोनों फेफड़ों में चली जाती है। ये हमारा गले वाला भाग है। उस गले वाले भाग के जैसे ही नीचे है यहाँ पर सी आकार के छल्ले नुमा संरचनाएं पाई जाती है। ये दोनों फेफड़े हो जाते हैं। तो ये दो जो सी वलय हैं ये 16 से 20 संख्या में होती है। इनका कार्य क्या होता है, ये क्या होता है, इस श्वसन नली को पिचकने से, सिकुड़ने से ये रोकती है। मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं, अब हम फेफड़ों की तरफ चलते हैं। हमने नाक पढ़ लिया, श्वास नली पढ़ ली, सी आकार के छल्ले पढ़ लिए। उसके बाद हम फेफड़ों की तरफ चलते हैं। ये होते हैं ठोस होते हैं, स्पंजी होते हैं और कभी अपने आप सिकुड़ते हैं, ना ही अपने आप फैलते हैं। ना तो अपने आप सिकुड़ते हैं, ये सिकुड़ेंगे फैलेंगे कब, जब हम अंतः श्वसन करेंगे। अंतः श्वसन यानी अंदर वायु खींचना। डायफ्राम, इसके नीचे एक संरचना पाई जाती है डायफ्राम, वो भी फेफड़ों को फैलने सिकुड़ने में मदद करता है। ये ऑटोमेटिक कोई काम नहीं करते हैं, ये वायु के दबाव से, वायु दाब में अंतर से ये हमारी श्वसन प्रक्रिया चलती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अपने आप न तो ये सिकुड़ते हैं ना ये फैलते हैं। दाएं फेफड़े में 3 पिंड पाए जाते हैं और बाएं में 2 पिंड पाए जाते हैं। हमारा जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 पिंडों से मिलकर बना होता है। बायां फेफड़ा जो होता है 2 पिंडों से मिलकर बना होता है। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। फेफड़ों में सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। कूपिकाओं को फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई, कूपिकाओं को फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई, शरीर की संरचनात्मक इकाई हमने पढ़ी थी कोशिका। उसी प्रकार से अगर फेफड़े हैं, वो फेफड़ों की जो संरचनात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है वो है कूपिकाएं। फेफड़ों में जो है, फेफड़े जो है छोटी छोटी संरचना, इस प्रकार से फेफड़ों में छोटी छोटी संरचनाएं जिनमें जाकर वायु भरती है। इन छोटी छोटी कूपिकाओं में वायु भरती है, गोल संरचनाएं होती है। ये नलिकाएं जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं और कूपिकाओं को फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई माना जाता है। श्वसन के दौरान फेफड़ों में वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसों को भरा जाता है, लेकिन फेफड़ों की कूपिकाओं में O2 व CO2 का ही आदान प्रदान होता है। ये जो स्टार लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है। कूपिकाओं को संरचनात्मक इकाई कहते हैं, जबकि जब हम श्वास लेंगे तो वायुमंडल में आप जानते हो कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर 21% ऑक्सीजन होती है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जाएगी तो सारी, जैसे हम कहते हैं कि श्वास में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हम श्वास में, तो हम सारी जो बाहर से जो वायु होते हैं पूरी जा रही है श्वास में, तो लेकिन उसमें से जो काम आती है हमारे, वो होती है ऑक्सीजन। इसलिए कहते हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ऐसा थोड़ी कि बाहर से ही हमने सेलेक्ट करके ऑक्सीजन ग्रहण किए।
हम अंतः श्वसन जब करते हैं, अंदर वायु जब हमारे फेफड़ों में जाती है तो वो बाहर जो भी वायु है उसमें जितनी भी गैसें हैं सब जाती है, लेकिन उनमें से जो कूपिकाओं में जो आदान प्रदान होता है, कूपिकाओं में जाकर हवा भरने के बाद उससे जो आदान प्रदान होता है वो O2 तो ली जाएगी और CO2 वापस शरीर से, CO2 क्योंकि हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है, श्वसन में उत्सर्जी पदार्थ जो बाहर निकालने योग्य पदार्थ CO2 गैस है, O2 तो हमारे काम आ जाएगी और उसके बाद जो बनेगी CO2 वो अपशिष्ट या उत्सर्जी पदार्थ है, उसको बाहर निकालना होता है, इसलिए ये वापस फेफड़ों में भेजी जाती है शरीर के अंगों से और ये बाह्य श्वसन बाहर छोड़ने के द्वारा, श्वसन छोड़ने के द्वारा ये वापस निकाल दी जाती है CO2 गैस। आगे चलते हैं। आगे फेफड़ों में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जब वायु जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा वायु में प्रतिशत ही नाइट्रोजन का होता है, तो सीधी सी बात है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जाएगी। डायफ्राम एक संरचना होती है फेफड़ों के नीचे, चपटी संरचना, इस प्रकार से यहाँ पर फेफड़े होते हैं तो ये चपटी संरचना एक पाई जाती है जिसे कहते हैं हम डायफ्राम। तो डायफ्राम में पेशियों का बना होता है जिसे अपने फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है, जिसमें अपने आप फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है डायफ्राम में। फेफड़ों के ऊपर प्लूरल झिल्ली पाई जाती है जो फेफड़ों की सुरक्षा का कार्य करती है। फेफड़ों को जो कवर की हुई होती है एक झिल्ली होती है, पतली झिल्ली होती है जिसे प्लूरल झिल्ली कहते हैं और इसमें प्लूरल द्रव भरा होता है। इस झिल्ली में ये झिल्ली कवर की होती है, ढकी हुई रहती है फेफड़ों को, इसके अंदर जो है प्लूरल द्रव भरा होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं के संक्रमण से प्लूरल झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसे प्लूरिसी रोग हो जाता है। एक रोग होता है हमारे फेफड़ों का रोग होता है प्लूरिसी रोग। वो किस कारण से होता है? वो होता है जीवाणुओं के संक्रमण से। कौन सी झिल्ली में? प्लूरल झिल्ली में जीवाणुओं के संक्रमण से। अब श्वसन की आदान प्रदान किस प्रकार से होता है इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है? अब गैसों का आदान प्रदान हम जानते हैं O2 और CO2 का ही होता है। श्वसन में हम O2 तो ग्रहण करते हैं, CO2 वापस छूट जाती है। तो सबसे पहले हमारे नाक के माध्यम से, श्वास नली के माध्यम से हमारे जो बाहर की वातावरण की वायुमंडल की वायु है जो हमारे फेफड़ों तक प्रवेश करती है। फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई कूपिका होती है। कई हजारों लाखों करोड़ों कूपिकाओं से मिलकर फेफड़े बने होते हैं, तो उन सूक्ष्म कूपिकाओं में जाकर ये वायु भर जाती है। वहां भरने के बाद अब इस वायु को ऑक्सीजन वहां भर जाती है, उस ऑक्सीजन को वहां से कोशिकाओं में शरीर के सभी अंगों में भेजना होता है रक्त के माध्यम से। अब वहां से कैसे ये गैसें भेजी जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान दो प्रकार से होता है। एक होता है हम अंतः श्वसन, फेफड़ों में वायु का भरना, समय लगभग इसमें 2 सेकंड लगता है। बाह्य श्वसन, फेफड़ों से वायु बाहर छोड़ना, ये सामान्य बात है। अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। आगे वायुमंडल और फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण अधिक दाब से कम दाब की ओर, अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर वायु का जाना। ऑक्सीजन का परिवहन। अब सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है? अब ऑक्सीजन का परिवहन जब फेफड़ों तक पहुंच गई वायु, कूपिकाओं में पहुंच गई, कूपिकाओं से उसको कोशिका तक भेजना है, तो वो किसके माध्यम से जाएगी? कूपिकाओं में रक्त के संपर्क से, रक्त से होकर कूपिकाओं से रक्त में ट्रांसफर किया जाएगा ऑक्सीजन को। अब वो ऑक्सीजन से किस प्रकार से? अब सबसे पहले आता है प्लाज्मा द्वारा। प्लाज्मा द्वारा ये 2 से 3% ऑक्सीजन हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है एक तो, और एक चीज पाई जाती है प्लाज्मा। रक्त तो आप सभी जानते हो। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा होता है हल्के पीले रंग का एक द्रव होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। उसके माध्यम से ये घुलित अवस्था में, उस प्लाज्मा में घुलित अवस्था में बहुत ही कम 2 से 3% इसका ऑक्सीजन का परिवहन होता है। जो अधिकांश परिवहन है 96 से
97%। ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त में HB से भी इसको दर्शाते हैं, हीमोग्लोबिन को HB से हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग है वो लाल रंग होता है। इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस रूप में अधिकांश ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इस रूप में ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से कोशिकाओं तक जाती है। आगे बात करते हैं। आगे प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में प्लाज्मा आया था जिससे ये परसेंटेज आपको काफी बार पूछ लिया जाता है। O2 का लगभग अधिकांश परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। अब प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है, 90 से 95% भाग जल होता है। इस प्लाज्मा में भी अधिकांश भाग 90 से 95% भाग जल होता है। इस प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला रंग। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में, आरबीसी रक्त में पाई जाएगी, रक्त में आरबीसी और आरबीसी में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में लोहा, एक ये काफी इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, Fe+2 ये पाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु एक समय में 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है। यानी एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 4 अणु जुड़ेंगे, HbO4। इसको आप कह सकते हो, हमने पढ़ा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम दे सकते हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो पहले से था, ऑक्सीजन और जुड़ गया, तो इसको कह सकते हो आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस रूप में सबसे ज्यादा परिवहन होता है, 96 से 97% ऑक्सीजन इसी रूप में जाती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का अणु 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इस प्रकार से, और एक हीमोग्लोबिन अणु 1 ग्राम में, और ये 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जबकि एक अणु हीमोग्लोबिन का 4 अणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, और 4 अणु ऑक्सीजन को फेफड़ों की कोशिकाओं से हमारे शरीर की भिन्न भिन्न कोशिकाओं तक लेकर जाता है। इस प्रकार से ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन। अब आगे हम बात करते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन पहुंच गई हमारी कोशिकाओं तक, कोशिकाओं में भोजन का अपघटन हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ, एटीपी का निर्माण हुआ, वहां बनती है CO2। अब उस CO2 को वापस लाया जाता है फेफड़ों में, क्योंकि बाहर निकालना है। अब तो रिवर्स प्रोसेस, उल्टा प्रक्रम चलेगा। अब ऑक्सीजन पहुंच गई थी कोशिकाओं से, अब कोशिकाओं में CO2 बनी, उसको वापस से अब उसको कैसे लाया जाएगा? फेफड़ों तक, क्योंकि फेफड़ों तक आने के बाद तो वो बाहर छोड़ दी जाएगी, लेकिन उसको कोशिकाओं से फेफड़ों तक कैसे लाया जाएगा? इसको कहते हैं CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन 3 प्रकार से होता है। एक तो प्लाज्मा द्वारा, वही जिस प्रकार से ऑक्सीजन का हो रहा था घुलकर, उसी प्लाज्मा में वही प्लाज्मा 6 से 7% CO2 को ले आता है। हीमोग्लोबिन जो कि उसमें भी था, ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन यही कर रहा था। हीमोग्लोबिन 18 से 20% CO2 का परिवहन करता है। बाकी जो है यहाँ पर, ये परसेंटेज थोड़ा गलत है, यहाँ पर लगभग आप लगा लो 20, ये लगभग 67%, 60 से 67% जो है CO2 का परिवहन जो करता है, ये करता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के द्वारा। होता क्या है, वहां पर कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होने के बाद कार्बोनेट आयन, और इसको कहते हैं कार्बोनेट आयन का सूत्र होता है CO2 और बाइकार्बोनेट HCO3। तो इस रूप में, इन आयंस के रूप में कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के द्वारा CO2 का अधिकांश परिवहन होता है, 65 से 67%। तो ये परिवहन होता है। श्वसन की दर ये होती है। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लास में, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।